नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने शौर्य दिखाया, कांग्रेस उस पर सवाल न उठाए। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस खुद बता दे कि नक्सल उन्मूलन के लिए क्या करना है, लेकिन बेवजह सवाल उठाकर जवानों को हताश न करें। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, इसकी शुरुआत कहां से हुई आपको बताते हैं। दरअसल विजय शर्मा, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जिनका यह कहना है कि नक्सली विचारधारा से निकलकर मुख्यधारा में आने के लिए मार्ग खुला हुआ है, लेकिन यदि नक्सली इस पूरे प्रयास से कहीं भी उन्हें लगता है कि कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, जिससे वो अधिक सहज महसूस करेंगे मुख्यधारा से जुड़ने का, तो आप बताएं कि इन क्या बदलाव किए जा सकते हैं। वो बदलाव भी हम करेंगे। और उन बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार कैसे चलानी है, इस बारे में भी नक्सलियों से पूछ लेते। सरकार कंफ्यूज है नक्सलवाद के मुद्दे पर। और फिर उसके बाद विजय शर्मा का एक और पलटवार आया। शांति के लिए और नक्सल उन्मूलन के लिए हाथ जोड़ करके उनसे आग्रह करता हूं। मैं हाथ जोड़ करके दीपक बैज जी से आग्रह करता हूं, आप आए आगे, आप बताएं क्या करें। और उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि पहले तथ्यों की परख कर लेनी चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। सन 2022 में 302 का मामला दर्ज है। भाजपा की सरकार नहीं थी भैया, कांग्रेस की सरकार थी, उनकी अपनी सरकार थी, वही सांसद थे वहां सन 2022 में। अभी 24 चल रहा है। 2023 में 307 का प्रकरण उनके खिलाफ पंजीबद्ध है। छोटू उर्सा, मैंने उर्सा छोटू जो इसमें लिखा हुआ है, 2022 में 307 लगा है उसके ऊपर, UAPA लगा है उसके ऊपर। 2022 अभी वो सामान्य हो गए। क्या कोर्ट से छूट गए हैं? क्या उनकी जानकारी में है? क्या दीपक बैज जी की जानकारी में है? क्या उन सबकी जानकारी में है कि छूट गए हैं, अब निर्दोष साबित किए जा चुके हैं? ये उनके खिलाफ लगे आरोप हैं। आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। आकाश, अभी जिस तरह का ये पूरा एक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, एक तरफ सरकार नक्सलवाद को खत्म कर नक्सली जो लोग हैं उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो विपक्ष इस बात पर असहमति जता रहा है अपने बयानों से। विपक्ष को भी आमंत्रित कर रही है सरकार की, आइए आप ही बताइए, विपक्ष स्वीकार कर रहा है कैसे? जी बिल्कुल, भाजपा लगातार नक्सल उन्मूलन के लिए और नक्सल को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो वहीं राजनीति भी गरमाते जा रही है। जिस तरीके से बीजापुर में जो पीड़िया में हुआ है, घटना घटा, उसमें कांग्रेस का आरोप है कि उसमें जो ग्रामीण हैं वो भी मारे गए हैं, आदिवासी भी मारे गए हैं, तो इसको लेकर ही राजनीति बहस छिड़ी हुई थी। तो इस पर विजय शर्मा ने कहा कि जो कांग्रेस है वो हमेशा ही सवाल उठाते रही है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाया है। आपके पास धनंजय ठाकुर कांग्रेस पार्टी से और राजीव चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। धनंजय जी, पहला सवाल आपसे रहेगा कि नक्सलवाद समस्या क्या बीजेपी या कांग्रेस की समस्या है? देखिए, निश्चित तौर पर नक्सलवाद इस प्रदेश की समस्या है और नक्सलवाद खात्मे के लिए कांग्रेस की सरकार ने स्पष्ट नीति के तहत पर काम किया था। और नक्सली मामले में दर देखेंगे बहुत इसमें कमी आई थी। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जिस प्रकार से बातें करके कांग्रेस पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है, पीड़िया मुठभेड़ को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तब इस विषय पर सवाल उठाया जब पीड़िया के ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि नक्सल मामले पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए, लेकिन नक्सल मुठभेड़ में अगर कोई ग्रामीण मारा जाता है, उसके परिजन अगर आरोप लगा रहे हैं तो उसको न्याय मिलना चाहिए ना। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि प्रदेश में जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, आज भी अपने आप को गृह मंत्री की जगह वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता की तरह बात करते हैं। उनको तो गृह मंत्री की जिम्मेदारी निभाना चाहिए। अगर कोई विपक्ष सवाल उठा रहा है, कोई ग्रामीण सवाल उठा रहा है, तो आगे बढ़कर उसकी जांच करानी चाहिए, उसको न्याय दिलाना चाहिए। पर ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। बयान देने से काम नहीं चलेगा। आप इस प्रदेश के गृह मंत्री हो, आपका उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। बयान दरअसल नक्सली उन्मूलन को लेकर था उनका। आप ग्रामीणों की परिवार के न्याय की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल था कि जो नक्सलियों से सलाह ली गई है, जिस पर कि आपके प्रदेश अध्यक्ष का जवाब आया
कि सरकार चलाने के लिए भी नक्सलियों से पूछ लीजिए। ये सवाल उसके संबंध में, ग्रामीणों को तो न्याय मिलना ही चाहिए, इसके लिए हम सभी प्रयास करते हैं। ग्रामीणों को नक्सलवादियों के बीच में रहकर जैसे गेहूं के साथ घुन पिस रहा है, उस तरह की परिस्थिति ग्रामीणों की हुई पड़ी है। देखिए, निश्चित तौर पर आपका जो सवाल जो है कि क्या नक्सलियों से सलाह लेना चाहिए, तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से विजय शर्मा जी ने नक्सलियों को एक फॉर्म देकर जो उनके सहमति मांगे हैं, उनके सुझाव मांगे हैं ना, ये इस राज्य सरकार के लिए सबसे बहुत कठिन परिस्थिति और दयनीय स्थिति है। अरे विजय शर्मा जी को पहले ये बोलना चाहिए कि नक्सली संविधान का सम्मान करे, बुलेट छोड़े और उसके बाद चर्चा करे। हम भी चाहते हैं कि नक्सलियों के साथ चर्चा हो, लेकिन क्या एक तरफ बुलेट पकड़े रहेंगे नक्सली, एक तरफ बंदूक पकड़े रहेंगे, भारत के संविधान को ठेंगा दिखाएंगे, और उसके बाद अगर एक गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारियों से परे हटकर उनसे सुझाव मांगेंगे, क्या इस प्रदेश के बुद्धिजीवी वर्ग को सुझाव मांगे? वो बुलेट रखे, इसीलिए तो सुझाव मांगे जा रहे हैं कि आपको क्या चाहिए जो आप बुलेट रख दें। मैं आता हूं आपके पास, राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव जी, ये राजनीति का विषय हमेशा बना रहा और हमेशा हर राजनीतिक दल ये कहता है कि ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, क्या यही दुर्भाग्य है? बिल्कुल यही दुर्भाग्य है। देखिए, अभी धनंजय जी कह रहे थे क्यों बात कर रहे हैं, जब उत्तर पूर्व में लालडेंगा को राजीव गांधी जी ने लंदन में वार्ता की थी, लोंगोवाल समझौता हुआ था, जो खालिस्तानी समर्थक थे, उनके बीच समझौता हुआ, तो जो नक्सलवादी मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनका स्वागत है, उनकी बातचीत करने के लिए तैयार है, और दूसरी ओर जो बुलेट की जगह बटन को मानते हैं हम उनको लाने के लिए तैयार है, लेकिन जो बुलेट की भाषा समझते हैं उनका संहार होगा, उनका वध होगा, इसे नक्सली समझ लें। ये सीधी और सच्ची घटना है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा नक्सल के मुद्दे पर दो राह पर खड़ी रहती है, उनका दो मुहा बयान रहता है। वो राजनीतिक रूप से विवेक शून्य हो गई कांग्रेस, कोई विवेक नहीं बचा कांग्रेस पार्टी का। हर एनकाउंटर के बाद सवाल उठाती है कि नक्सल नहीं मारे गए हैं। अगर हम बातचीत का रास्ता करते हैं उस पर भी सवाल या निशान उठाते हैं, यदि हम एनकाउंटर करते हैं उस पर भी। तो कांग्रेस पार्टी को राजनीति से परे हटकर इस मुद्दे को समझना होगा और अपनी विवेक का इस्तेमाल करना होगा कि किस प्रकार से हम अंतिम युद्ध पर आ गए। और दीपक बैज को आमंत्रित कर रहे हैं, विजय शर्मा कह रहे हैं कि आप आइए, बहुत ही रिक्वेस्ट करके उन्होंने बोला है कि आप आइए आगे और आप सुझाव दीजिए कि क्या कर सकते हैं इस विषय में, क्योंकि ये विषय पूरा छत्तीसगढ़ इससे परेशान है और जो नक्सलवाद की धारणा से प्रभावित है वो भी छत्तीसगढ़ी हैं, वो कोई बाहर से या विदेश से नहीं आए हैं, वो भी अपने ही लोग हैं, लेकिन उनकी विचारधारा को उस स्तर तक ले जाना जिससे वो इस मुख्यधारा से, इस विकास के मुद्दे से जुड़ सकें और अपना आगे नक्सलवाद के उस लाल अंधेरे से निकल सकें और मुख्य धारा में जुड़ सकें, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकें। ये प्रयास हम सभी का होना चाहिए। बहरहाल समय इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, आपका भी। और बिलासपुर में अधेड़ की हत्या से सनसनी। दरअसल गले में रस्सी बांधकर घसीटते हुए पेड़ से लटका दिया गया। पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे हैं और आखिर ऐसा किसने किया अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को गले में रस्सी बांधकर घसीटा गया और घसीटे जाने के निशान वहां पर दिखाई दिए। उमेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। उमेश, क्या पता चल पाया है, पहले मार करके टांगा गया है या फिर टांगने के बाद डेथ हुई है? पुलिस क्या कह रही है, कौन है ये व्यक्ति, क्या है डिटेल्स? आशीष जी, देखिए, जो मृतक की पहचान हुई है वो दौलत राम के रूप में हुए सरकंडा निवासी ये दौलत राम है। हालांकि ये सिपत थाना क्षेत्र के सेलर में भी पहले रहता था। बताया जा रहा है कि ये सरकंडा में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था। कल इसकी जो लाश है वो सिपत थाना क्षेत्र के एक जंगल वाले इलाके में देखी गई है। सुबह जब लोगों ने देखा कि एक मृतक है, वृद्ध है, जिसको घसीटते हुए एक पेड़ पे ले जाकर लटका दिया गया है। अब मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। हत्या कर इसकी लाश को जो है पेड़ में टांगा गया है। फिलहाल पुलिस जो है वो जांच कर रही है, डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। इसके साथ ही यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये वहां तक पहुंचा कैसे, चूंकि ये रहता सरकंडा में है और सिपत कैसे पहुंचा, ये सब जांच का विषय है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। जी आशीष जी, बहुत शुक्रिया उमेश। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि राजकोट में अग्निकांड मामले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है। हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। गेम जोन में आग लगने से अब तक 32 जिंदगियां हलाक हो चुकी हैं। मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। इस पूरे मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो इस गेमिंग जोन के मैनेजर और मालिक हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री
भूपेंद्र पटेल ने घायलों का हालचाल जाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक प्रकट किया है और जिनके परिवारजनों ने इसमें जान गंवाई है उनके परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा की गई है। गुजरात के राजकोट के टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लगने से अब तक 32 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 10 साल के बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गुजरात सरकार अभी इस पूरे मामले पर एक्शन में है और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की जा रही है उसमें एसआईटी का गठन किया गया है और सरकार को लेकर अभी की स्थिति क्या रहेगी, आगे डिटेल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, जो भर्ती है उनका आंकड़ा, एग्जिट आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो डेड बॉडी है उनकी शिनाख्त करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस हद तक ये झुलस गई है डेड बॉडी के कौन मेल है कौन फीमेल है ये भी शिनाख्त करनी अभी मुश्किल है। ऐसे में कुछ ऐसे परिवार हैं जो अपने स्वजन हैं उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि उनके जो परिवारजन है वो मिसिंग हैं। हमारे साथ ऐसी भी फैमिली है जिनके एक ही परिवार से 3 लोग थे, 2 बच्चियां थी जो बहनें थी और उनके दामाद थे जो मिसिंग है, और उनके साथ हम सीधी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये परिवार है, परिवार के सभ्य हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आपके परिवार के 3 लोग मिसिंग है, कितने बजे घर से गए थे और कहां से आए थे? क्योंकि इनसे मैंने पहले बात की तो इनके परिवार की जो 2 लड़कियां हैं उसमें से एक की शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई थी, तो दामाद और जो बेटी है वो दोनों वेरावल, यहाँ पे एक जगह है सौराष्ट्र की, वेरावल से राजकोट यहाँ पर आए थे, घूमने के लिए आए थे। शाम 5 बजे घर से निकले थे और उसके बाद वो घर पहुंच ही नहीं पाए। उनकी फोटो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो फोटो दिखाए, आपके पास थी वो फोटो भी हम दिखाएंगे कि वो दामाद और जो बेटी थी उनकी जो लास्ट फोटो अब उनके पास यादों के तौर पर अब रह गई है, इस तरह का हम कह सकते हैं, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट भी इनका हुआ है, कल ब्लड सैंपल भी लिया गया। क्या कुछ बताएंगे, कुछ डिटेल बताएं थोड़ी सी फैमिली के बारे में? फैमिली में तो बस हमारे वो मेरे मामा की 2 लड़की थी और एक जमाई था, तो वो तीनों वही है। और लास्ट में वो रात को जब डीएनए टेस्ट लिया था मेरे मामा का, तो बस वही टेस्ट वो दे के वो सैंपल लेके वो लोग बोल रहे थे कि हम सुबह आपको जैसे भी वो टेस्ट आ जाता है उसके बाद हम बताते हैं कि क्या हो रहा है। हम इनकी फोटो दिखा रहे हैं आपको, ये जो बेटी है और दामाद है, इनकी शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई है, फरवरी में इनकी शादी हुई थी। वेरावल में ये लोग रह रहे हैं, उम्र भी बहुत छोटी है। जो बेटी है उनकी उम्र 24 साल है और जो दामाद है उनकी उम्र भी 26 साल है। घूमने यहाँ पर आए थे, मामा के घर घूमने आए थे यहाँ पर? नहीं, वो अपने ससुरा के घर, जो मेरी बहन है ना वो यहाँ पर रुकने आई थी 1 वीक के लिए। और जो हमारे दामाद है वो उसको लेने के लिए आए थे जी। हाँ, तो सैटरडे संडे को उसका ऑफ रहता है, तो वो बस सैटरडे को आए थे। 2 दिन उसका प्लान था कि घूमेंगे यहाँ वहाँ और बाद में हम वहाँ पर चले जाएंगे जी। लेकिन पता नहीं, अब अभी डेड बॉडी की शिनाख्त करनी मुश्किल है, इसलिए अब ये कह भी नहीं सकते, हम भी उनको कह नहीं सकते। तूफान रिमाल को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। रिमाल तूफान बंगाल के समुद्री तटों से टकराने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने वाली हैं और इतना ही नहीं, समंदर में 1.5 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं और इसे लेकर कोस्ट गार्ड्स को भी अलर्ट कर दिया गया। रेस्क्यू टीम्स के साथ कई जहाजों पर अलर्ट मोड पर टीम को तैनात किया गया। मौसम विभाग ने कोलकाता, हावड़ा, नादिया, पूर्वी मेदिनीपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से इसका पूर्वानुमान जताया गया था और जो तटीय इलाके हैं और समुद्र में ज्यादातर जो मछुआरे जाते हैं उन्हें भी इसके लिए अलर्ट किया गया है कि तटों से आप दूर रहें, चूंकि तट से जब ये तूफान टकराएगा तो वहां होने वाली हलचल जानलेवा हो सकती है। और क्या ये ज्यादा नुकसानदायक है, ये आगे आपको बताएंगे। आपको बता दें कि कोस्ट गार्ड्स को स्टेशंस पर अलर्ट कर दिया गया है और इसमें जो लहरें हैं वो काफी ऊंची उठेंगी, ऐसा कहा जा रहा है। 1.5 मीटर तक लहरों की ऊंचाई तटों पर हो सकती है और मछुआरों को पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई है, समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है और
अमूमन जो समुद्र की लहरें हैं वो तटों पर ये खासकर जो एरिया है पश्चिम बंगाल का, यहाँ इतनी तेज तूफानी हवाएं नहीं चलती हैं, लेकिन ये रीमल तूफान की वजह से इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो है बंगाल के जो एकदम दक्षिणी हिस्सा, मतलब जहाँ पे सुंदरवन है उसी हिस्से पे मैं अभी खड़ा हूँ और इस जगह का हाल आप देख रहे हैं। आपको ये तस्वीर देख के कहीं लग रहा होगा कि ये किसी समुंदर के किनारे मैं खड़ा हूँ, लेकिन नहीं, ये मातला रिवर है और रिवर के किनारे यही हाल अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये जो दूसरी तरफ का जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ये मैनग्रोव का फॉरेस्ट है और मैनग्रोव के फॉरेस्ट के अंदर आज जो हाई टाइड की वजह से जो पानी अभी घुस रहा है, ऐसे ही स्थिति आज दिन भर बना रहेगा, ऐसा ही सूचना दी गई है जो लोकल जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं उनकी तरफ से। और ये जो जगह है यहाँ पे रात को जिस टाइम लैंडफॉल होगा वो लैंडफॉल के समय पे भी हाई टाइड का टाइम है, इसीलिए आसपास के जो गांव है उन सभी गांवों में अभी ज्यादा अलर्ट दिया गया है और जो प्रशासनिक जो लोग हैं उनको भी अभी हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उनकी तरफ से। ये सीरियल रेपिस्ट आवाज बदलने में माहिर है। मैजिक वॉइस से इस दरिंदे ने वहशीपन का वो खेल खेला जो जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैडम बनकर कॉलेज की छात्राओं से बातें करता था, उन्हें मिलने के लिए बुलाता था स्कॉलरशिप का लालच देकर, और फिर छात्राओं को जान से मारने की धमकी, रेप से पहले फिर मोबाइल लूटकर दूसरे शिकार पर वो निकल जाता था। एक रिपोर्ट। जिसने इस प्रकार का कृत्य किया है उसके हाथ नहीं है, हाथ मतलब जले हुए, बाद में पता लगा हाथ नहीं है, ऐसा कुछ किया। मैडम सर की हैवानियत, वो आवाज बदलने में माहिर। लड़की की आवाज, दरिंदे ने बदली पहचान। ऐप से वो बन गया मैडम। स्कॉलरशिप का जाल, वहशीपन की चाल। बंद कमरा, दरिंदे की डर्टी पिक्चर। उसके टारगेट पर कॉलेज की छात्राएं। सात छात्राओं के साथ दरिंदगी। और कितनी लड़कियां शिकार। सीधी का सीरियल रेपिस्ट। उसका चेहरा किसी भी लड़की को नजर नहीं आता, बस सुनाई देती तो इस दरिंदे की आवाज। लेकिन कॉल करते वक्त ये दरिंदा लड़के से लड़की बन जाता। मैडम बनकर कॉलेज छात्राओं से बात करता। लड़कियों को लगता मैडम बात कर रही हैं, लेकिन ये मैडम नहीं बल्कि 30 साल के ब्रजेश प्रजापति की वो चाल थी जिसके डर्टी गेम के बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस हैवान ने कबूल किया है उसने अब तक 7 छात्राओं के साथ दरिंदगी की है। सीधी के इससे शैतान का काला चिट्ठा सुनिए जिसके निशाने पर थीं छात्राएं। उसकी स्कॉलरशिप जो है वो एक महिला टीचर जो है वहाँ पर कॉलेज में है, वहाँ उसको जो है उनका नाम लेकर बुलाया गया और ये कहा गया कि मेरा लड़का जो है वो आपको डिग्री वहीं पर डिग्री में ही एक जगह है वहीं मिलेगा, वहाँ से मेरे को आपको मेरे घर लेके आएगा, तो मैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में स्कॉलरशिप दे दूँगा। सीधी से करीब 50 किलोमीटर दूर एक थाने में 4 छात्राओं ने आरोपी ब्रजेश के काले कारनामों का खुलासा किया।
जिसे सुन किसी के भी होश फाख्ता हो जाएं। आरोपी ब्रजेश ने छात्राओं को जाल में फंसाने के लिए स्कॉलरशिप का बहाना बनाया। कैसे लड़कियां शिकार होती गईं, ये भी सुनिए। दरिंदे ब्रजेश ने इंटरनेट पर आवाज बदलने का तरीका सीखा, एक ऐप डाउनलोड किया जिससे वो बहरूपिया बना। लड़की की आवाज में छात्राओं से बातें करने लगा। जब उसको आश्वासन मिला है पूर्ण रूप से, तब वो महिला वहां पर गई युवती, और उसके पश्चात उसको ये लड़का लेकर निर्जन स्थान में लेके गया और उसके साथ में जो है बलात्संग करने की बात। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।